स्टूडेंट्स, हम लोग आपके सामने फिर दोबारा और हम डिस्कस कर रहे थे कोलाइड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया कि कोलाइड्स क्या होते हैं और कैसे कोलाइड्स डिस्कवर हुए। हमने आपको दिखाया ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और तुमने पता किया कि कोलाइड्स जो हैं, बटर, ये जो बटर आप खा रहे हो, चीज खा रहे हो, पेंट्स खा रहे हो, क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट, इस तरह से बहुत सारे हमने एग्जांपल्स आपको दिए, मिल्क वगैरह, ये सब कोलाइड्स थे स्टूडेंट्स। और हमने बताया कि इसके अंदर जो साइज ऑफ द पार्टिकल्स होता है स्टूडेंट्स, वो 1 to 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। और हमने हर बार एक बात कही, क्या बात बताइए आपको मेनली कोलाइड्स के बारे में स्टूडेंट, इनमें काफी क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब मैंने कोलाइड्स के बारे में डिस्कशन किया स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा कि कोलाइड्स के अंदर दो तो चीजें याद ही कर लो, डिस्पर्स्ड फेज होगा। कोलाइड्स कैसे बनेगा? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, दो चीजें होंगी। कोई भी कोलाइड जब बनता है तो सॉल्यूशन जब बना था तो मैंने कहा था इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। और अब जब मैंने कहा कि कोलाइड्स बन गए हैं तो तुमने कहा सर इसमें डिस्पर्स्ड फेज है, जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसमें? डिस्पर्शन मीडियम। तो हमने लास्ट टाइम तुम्हें एक क्लासिफिकेशन बताई थी, हमने कहा कि क्लासिफिकेशन करनी है स्टूडेंट्स किसकी? कोलाइड्स की। और लास्ट टाइम जो हमने क्लासिफिकेशन बताई थी, एक टेबल बनाई थी हमने जिसमें 8 टाइप के कोलाइड्स बताए थे। कितने टाइप के कोलाइड्स बनाए थे? 8 टाइप के। जेल बनाया, सॉल्ट बनाया, एरोसॉल बनाया, सॉलिड सॉल्ट बनाया, एमल्शंस बनाई। इस तरह से हमने 8 टाइप के कोलाइड्स आपको दिखाए, फॉर्म बनाई। तो ये सब किस बेस पे हमने किया था? फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम स्टूडेंट्स। और ये हमने बहुत एग्जांपल दिए और आपको बताया कि एक क्वेश्चन आएगा, जैसे उसने पूछ लिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन उसने पूछा था कि ये पेंट है, बताओ कि ये किस टाइप का कोलाइड है स्टूडेंट्स, किस टाइप का कोलाइड है स्टूडेंट? पेंट। तो पेंट में क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है लिक्विड में। तुमने कहा कि सर इसमें सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है, और सॉलिड हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है। और ये लिक्विड क्या होता है हमारा? डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो इस तरह से सॉलिड इन लिक्विड वालों को हमने कह दिया सॉल है सर, इसको सॉल का नाम दिया। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, तो तुमने कह दिया ये सॉल है सर, सॉल। तो इस तरह से तुमने बताया था मेरे को। अब इसने क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि ये जो बटर है, बताओ आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन द बटर स्टूडेंट्स। तो इसका हमने कैसे बताया कि ये तुमने कहा कि इसमें सॉलिड होती है फैट, एक सॉलिड फैट होती है जो डिस्पर्शन मीडियम बन जाती है। और डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है स्टूडेंट? डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? वो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, वो डिस्पर्स्ड फेज होता है स्टूडेंट, डिस्पर्स्ड फेज होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्स्ड डिस्पर्शन मीडियम, मीडियम ज्यादा है, वो फैट है इसके अंदर, बटर के अंदर, बटर के अंदर। तो इस तरह से हमने फिर इनको आइडेंटिफाई किया कि देखो जेली टाइप मटेरियल है, जेल, ये जेल बन जाते हैं, जेल बन जाते हैं, जेली टाइप मटेरियल भी तुमने देखा था स्टूडेंट, चीज भी तुमने देखा था। तो इस तरह से हमने कहा कि क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं पेपर के अंदर। तो हमें क्या करना है? ये आइडेंटिफाई क्या करना है? डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है, एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को लिखना पड़ेगा पेपर में। एक नंबर का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें से मैंने कहा था, जैसे उसने स्मोक के बारे में पूछ लिया था कि स्मोक क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब पेपर में आए हुए हैं। जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ वो लास्ट ईयर पेपर में आए होते हैं या आने वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसने पूछ लिया स्मोक क्या है स्टूडेंट। अब स्मोक में क्या था? आपने कहा है सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जैसे कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और ये किसमें होते हैं? गैस में होते हैं स्टूडेंट्स, गैस में होते हैं। गैस कौन सी है तुम्हारे पास? एयर। तो यहाँ पे ये डिस्पर्शन मीडियम है स्टूडेंट्स।
और ये मेरा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है स्टूडेंट्स। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम एक गैस है स्टूडेंट। इसका क्या नाम हमने बताया था तुम्हें, बता सकता है कोई स्टूडेंट, क्या नाम बताया था मैंने इसका, बताओ इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स। क्या क्या कहते हैं जब डिस्पर्शन मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज सॉलिड है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं बताओ, क्या कहते हैं इसको, कौन बताएगा, बताओ जल्दी चांदनी, क्या 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 आंसर एरोसोल। है, क्या आंसर दिया, एरोसोल। एरोसॉल इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और चांदनी तुम्हें मिल गया एक में से एक नंबर बोर्ड में सीधा ही। देखो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आते हैं और मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो पता क्या करते हैं, क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी आंसर देने से मिस्टेक हो सकती है। सोचना है, सोचना है, सोचना है, बेसिक कंसेप्ट्स को समझना है, रट्टेबाजी नहीं करनी, रट्टेबाजी का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें समझ में आना चाहिए। एरो, एरो का मतलब एयर है ना, एयर गैस होती है स्टूडेंट्स, गैस होती है। और ये सॉल है, ये सॉल है। सारे एडमिट हो गए क्या स्टूडेंट्स, आगे सारे क्या, यस सर। अच्छा ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं कि क्वेश्चंस जिस टाइप के बोर्ड में आते हैं उनको आंसर कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन हमने दिए जो ऑलरेडी पेपर्स में आए हुए थे कि आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलाइड, और बताना है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। इसको नोट कर लो, आगे चलता हूँ। यस बोल दोगे तो मैं आगे चले जाऊँ, इसको मिटा दूंगा। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। Can I rub these students? यस सर। Can I rub this board? बोलो। यस सर। ओके। देखो अब जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 10 बार क्वेश्चन में आ चुका है। अब जो क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन। अब जो क्लासिफिकेशन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन between dispersed phase
एंड डिस्पर्शन मीडियम स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन मीडियम। अब मैंने वर्ड का यूज किया इंटरेक्शन। जब कोई वर्ड लगाता हूं उसका मीनिंग तो समझ लें, कोई भी वर्ड लिखूंगा उसको कोई मीनिंग होगा स्टूडेंट्स, वहीं से मैं डेफिनेशन बनाऊंगा, कोई याद तो कर नहीं सकता। मैं रट्टेबाजी मेरे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की भी नहीं है। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई इंटरेक्शन होने वाली है, इंटरेक्शन होने वाली है स्टूडेंट्स डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स में और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में। तो दो टाइप की इंटरेक्शंस हो सकती है। एक होता है लविंग, जो मेरा डिस्पर्स्ड फेज है स्टूडेंट्स, अगर वो लव करता है डिस्पर्शन मीडियम को, तो वो एक तरीके का कोलाइड बनेगा, जिसे मैं बोलूंगा लायोफिलिक कोलाइड। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लायोफिलिक कोलाइड स्टूडेंट। अब लायोफिलिक का मतलब क्या, ये फिल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ग्रीक वर्ड्स होते हैं। फिल का मतलब लविंग। तो लायोफिलिक कोलाइड वो है जिसके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स लव करते हैं, उनके पास अफिनिटी है फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि लायोफिलिक वाले वो है स्टूडेंट्स जो लव करते हैं, जो लाइक करते हैं स्टूडेंट्स, which have affinity students, which have affinity। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं they have affinity for dispersion medium। किसकी अफिनिटी है स्टूडेंट, जो पार्टिकल्स कौन से हैं, हमारे पास वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज के हैं दे लव, दे हैव अफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। फिल है, वो फिल है। तो ये फिल मतलब लव करते हैं, लाइक करते हैं किसको, डिस्पर्शन मीडियम को। तो जैसे कि स्टार्च होता है स्टूडेंट, गम होता है, ये स्टार्च गम होते हैं, ये रबड़ होता है स्टूडेंट। स्टार्च तुम्हें बताइए कि एक सब कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, गम है, ग्लू है। ये गम होती है, ग्लू जो तुम यूज करते हो स्टूडेंट। तो ये जेलेटिन है, जैसे जेलेटिन है, ये सारे जो होते हैं स्टूडेंट्स दे आर लायोफिलिक सॉल्ट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि हम ये सॉलिड डाल रहे हैं लिक्विड में। अगर मैंने वाटर में डाले तो इनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। अगर वाटर कर दूंगा, मीडियम मेरा वाटर है स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। सर वाटर होता है स्टूडेंट। सर अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो वो क्या कहलाएगा, सर फिलिक। हाँ जी बोलो। सर आप नहीं दिख रहे, हमें बोर्ड फ्रीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बोर्ड फ्रीज। बोर्ड फ्रीज दिख रहा है। आप नहीं दिख रहे, सिर्फ वो पहले का कोलाइड्स वाला लिखा हुआ दिख रहा है। ये दिख रहा है। नो सर कुछ नहीं दिख रहा। सर बोर्ड दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे, और कुछ लिखता वो भी नजर नहीं आ रहा, आप जो लिख रहे हो नजर नहीं आ रहा, मतलब कि सिर्फ ब्लैंक नहीं आ रहा। अच्छा मैं ठीक अभी देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक करता हूँ। देखिए क्या होगा। मेरी फोटो नहीं आ रही है, बोल रहा हूँ। नहीं अब आ गया, अब दिख रहा है। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि लायोफिलिक कोलाइड होते हैं, they are solvent loving। if water is the dispersion medium, that will be called hydrophilic, उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और एग्जांपल्स हमने बताए जो स्टार्च को हम डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट, स्टार्च होती है, गम होती है, स्टार्च, गम, ग्लू, ये जितने भी होते हैं, जेलेटिन वगैरह, जब इनके कोलाइड्स हम बनाते हैं ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। और ये क्योंकि दे आर लविंग द सॉल्वेंट, तो ये क्या होंगे, ये दे आर हाईली सॉल्वेटेड, मतलब ये सॉल्वेटेड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्वेटेड का मतलब समझते हो क्या होते हैं,
मैं कह रहा हूँ ये सॉल्वेटेड हो जाते हैं। मतलब सॉल्वेटेड का क्या हुआ कि ये जो शीट्स होती है ना वाटर की, जो भी सॉल्वेंट की, वो इनको सराउंड कर लेती है। तो इसलिए ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, ये अच्छे वाले स्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स। तो दे आर क्वाइट स्टेबल बिकॉज दे आर इजीली फॉर्म्ड। इनको बनाना बहुत आसान है। आप स्टार्च को लीजिए, पानी को लीजिए, इन्हें मिक्स कर दीजिए, स्टीर कर दीजिए, जरा सा हॉट करना चाहते हो तो हॉट कर लो, ये एकदम बन जाते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं स्टूडेंट, स्टेबल होते हैं। दे आर लविंग, दे हैव अफिनिटी फॉर द वाटर। तो स्टार्च हैज अफिनिटी फॉर द वाटर, स्टार्च लव्स वाटर। तो ये बनते हैं हमारे लायोफिलिक सॉल्ट्स, इन्हें हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये स्टेबल होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये रिवर्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इनकी प्रॉपर्टीज जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, किसके, लायोफिलिक कोलाइड्स के, लायोफिलिक कोलाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि ये क्वाइट स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज दे आर हाईली सॉल्वेटेड। इनको जैसे ही वो पानी में जाते हैं तो उनको सराउंड कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो एक शीट बन जाती है, सॉल्वेंट की शीट बन जाती है, जिससे ये स्टेबल हो जाते हैं। और ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि हमने स्टार्च सोल्यूशन बना दिया, अब आपने हीट करके वाटर को इवेपोरेट कर दिया, वाटर इवेपोरेट हो गया स्टूडेंट्स। कैसे हीट किया, वाटर इवेपोरेट हो गया। तो वाटर जब इवेपोरेट हो गया स्टूडेंट्स हीट करने के बाद, तो उसके बाद में आपके पास क्या बच गया, स्टार्च। अब इसमें पानी डाल दो तो वो फिर बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, स्टिर कर दो। तो इस तरह से ये स्टेबल हैं, रिवर्सिबल हैं स्टूडेंट्स, और ये हाईली सॉल्वेटेड है स्टूडेंट्स, और बहुत ही इजीली बन जाते हैं। इसीलिए इनको इन्होंने एक नाम और दिया, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक कोलाइड्स। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, तब मैंने अब लिख दिया यहाँ पर बड़ा हुआ। इंट्रिंसिक कोलाइड्स कहते हैं स्टूडेंट, इनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कोलाइड्स। तो इंट्रिंसिक कोलाइड्स का मतलब क्या हुआ कि जो इजीली बन जाएंगे उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कोलाइड्स। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। Students, they asked a question once in the paper, what are intrinsic colloids? तो intrinsic colloids same हैं, जिन्हें हम lyophilic colloids कहते हैं, because they can be easily produced and easily formed by mixing the dispersed phase and dispersion medium. तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जेलेटिन आपके पास पता है, जेलेटिन भी एक सब होता है, जिससे ये सारे ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनके पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो OH होते हैं। वाटर तुम्हें पता है पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है स्टूडेंट, उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन के प्लस चार्ज होता है। और ऐसे ग्रुप स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टार्च क्या होती है स्टूडेंट, तुम्हें पता है, इसका कोर्स में भी आएगी। स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब बॉडी में स्टार्च खाते हो तो कितने मॉलिक्यूल्स पता नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो वो ग्लूकोज क्या होता है तुम्हें पता है, बहुत सारे ग्लूकोज में OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए पानी में एकदम डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया लायोफिलिक सॉल्ट्स के बारे में। अब हम सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, जो सॉल्वेंट को लव नहीं करेंगे, सॉल्वेंट को हेट करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये नोट कर लिया तुमने, इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड कौन से होते हैं, नीचे वाला इरेज मत करना। हाँ अभी नहीं करना, रब में करूं? अच्छा सर एक मिनट, अच्छा नोट कर लो, नोट जब तुम कंप्लीटली लिख लोगे तो बताना। तुम्हारे नोट्स बहुत काम आएंगे। कलर्ड पेन्स का यूज करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रेड पेन से मार्क करो, ग्रीन पेन से मार्क करो, और डिफरेंट कलर से मार्क करके रखो। बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे हैं, जो बोर्ड में आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो इसलिए अटेंशन रखो, अटेंशन दो, जल्दबाजी नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे, आराम से लिख लो, कोई बात। आपको रिकॉर्डेड वीडियो, अच्छा हो गया तुम्हारा चांदनी हो गया क्या? तुम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हो केमिस्ट्री में। मैं तो 100 आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आएंगे, आराम से आएंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, सब क्वेश्चन आपको इस लेक्चर्स में मिलेंगे जितने भी हम दे रहे हैं।
सारा का सारा पेपर इसमें दिखेगा तुम्हें, सब क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत फायदा होगा। अब देखो दूसरा क्या बता रहे हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब फोबिक का मतलब क्या था, फोबिया है, वो कहते हैं इसको पानी से फोबिया, सर ये पानी से डरता है, फियर है, फियर है, तो ये फोबिया है। लायोफोबिक मतलब ये सॉल्वेंट को लाइक नहीं करते, तो इन्हें क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट हेटिंग। तो जो ये पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं, स्टूडेंट से डिस्पर्स्ड फेज के, स्टूडेंट से डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स जो है, दे आर सॉल्वेंट हेटिंग, दे डू नॉट हैव, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या लिखते हैं पेपर में, डू नॉट हैव अफिनिटी, डू नॉट हैव अफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट के लिए अफिनिटी नहीं रखते, सॉल्वेंट से दूर भागते हैं, तो जब सॉल्वेंट से दूर भागते हैं तो वो स्टेबल भी नहीं हो सकते, स्टेबल भी नहीं हो सकते, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये वाले जो कोलाइड्स होते हैं स्टूडेंट, मोस्टली जैसे गोल्ड के सॉल है, एयू में लिखा है गोल्ड का सॉल, एयू किसका सिंबल है स्टूडेंट, गोल्ड का। अब बताएंगे कैसे बनते हैं, ये हमारे कोर्स में प्रेपरेशन वगैरह हम इसकी करने जा रहे हैं। ये जो गोल्ड के सॉल्स होते हैं, सिल्वर के सॉल्स होते हैं, सिल्वर के सॉल्स होते हैं स्टूडेंट, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की होती है स्टूडेंट्स, मेटल हाइड्रोक्साइड के सॉल होते हैं, जो सॉलिड इन लिक्विड कह रहा हूँ तो सॉल लिख रहा हूँ। ये जो सॉल होते हैं स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, लायोफोबिक होते हैं। अगर वाटर का यूज कर लूंगा तो हाइड्रोफोबिक हो गया, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रोफोबिक हो गया स्टूडेंट। तो ये सॉल्वेंट हेटिंग है, सॉल्वेंट को लव नहीं करते। इस तरह से सिल्वर और इनके सल्फाइड्स भी होते हैं, जैसे सल्फाइड्स भी होते हैं, मेटल्स के सल्फाइड्स भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या सल्फाइड्स होते हैं स्टूडेंट। तो ये जो सॉल्व बनते हैं ये कौन से हैं, लायोफोबिक। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये सॉल्वेंट की शीट इनको सराउंड नहीं कर पाती, क्यों, ये फोबिया है, फोबिक है। आप अभी देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बहुत बारी बात करूंगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, लायोफोबिक, लायोफिलिक। तो कौन से सॉल्वेंट को लव करते हैं, पोलर ग्रुप्स होते हैं, पोलर ग्रुप्स होते हैं। कौन से हेट करते हैं, वो नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक है, आर ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोफोबिक है, आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वो नॉन पोलर ग्रुप में आ जाते हैं, नॉन पोलर में आ जाते हैं। अब ये सॉल्वेंट को हेट करते हैं, तो ये फिर क्या है, ये तो बहुत लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल का मतलब क्या हुआ, जो चीज स्टेबल नहीं है वो क्या हो जाएगी, वो तो खराब हो जाएगी। आपने रखा और कुछ टाइम के बाद वो खराब हो गया। खराब होने का क्या मतलब होता है कोलाइड का, वो प्रेसिपिटेट बन जाएगी, कोएगुलेट हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, नीचे सेटल होने शुरू हो जाते हैं पार्टिकल्स नीचे सेटल होने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इनके जो चीज स्टेबल नहीं होती तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करना होता है, तो फिर इनको नीड पड़ जाएगी स्टूडेंट स्टेबलाइजिंग एजेंट की। स्टेबलाइजिंग एजेंट, बात समझ में आ गई। देखो तुम्हारा जो मिल्क होता है, मिल्क में क्या होता है, मिल्क के अंदर एक लिक्विड फैट है और एक वाटर है। अब ये स्टेबलाइज करने के लिए एक प्रोटीन है उसके अंदर, देखेंगे हम, वो प्रोटीन है उसको स्टेबलाइज करती है। नहीं तो क्या होता है, दूध फट जाता है स्टूडेंट, फट जाता है, तुमने देखा होगा, ज्यादा गर्मी में रखोगे, ज्यादा टेम्परेचर में रखोगे, फट जाता है। या तुम जब उसका पनीर बनाते हो स्टूडेंट तो क्या करते हो, उसमें नींबू डाल दो वो फट जाएगा। तो वो जो प्रोटीन उसको स्टेबलाइज कर रही थी स्टूडेंट, उसको तुमने तोड़ दिया तो वो खत्म हो गया, कोएगुलेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ पर ये इतने स्टेबल नहीं है क्योंकि दे आर सॉल्वेंट हीटिंग, और ये इरिवर्सिबल है स्टूडेंट, इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। देखो दो चीजों का मैं बहुत यूज करता हूँ, रिवर्सिबल, जो वापिस आ सकती है, चीज वापिस आ सकती है स्टूडेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैंने दिखाया, डंडा आगे पीछे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है जी, इरिवर्सिबल, अरे बस एक डायरेक्शन में जाएगा कोई चीज, दूसरी डायरेक्शन में वापस नहीं आता। एक बार तुमने कोलाइड बना लिया और उसके बाद तोड़ दिया तो दोबारा इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इरिवर्सिबल है, ये लेस स्टेबल है, इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो गोल्ड के सॉल्ट्स होते हैं, मेटल के सल्फाइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप कह सकते हो कि रेडिली
प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे स्टूडेंट, कोएगुलेट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स बनके नीचे बैठ जाएंगे। तो यहां पर हमने आपको दो, इनको क्या बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स, एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स भी कहा जाता है। ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में वो बोलेगा लायोफोबिक, छोटा सा लिखेगा एक्सट्रिंसिक, और उसने पूछ लिया व्हाट आर एक्सट्रिंसिक कोलाइड्स, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, भाई ये कौन से कोलाइड है। एक्सट्रिंसिक यही होते हैं, ये इतने स्टेबल नहीं है, तो इनको बनाना भी मुश्किल है, ये डायरेक्टली नहीं बनते स्टूडेंट्स, इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स का यूज किया जाता है, जो हमारे कोर्स में है, हम डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स फॉर प्रेपरेशन, फॉर प्रेपरेशन। कौन कौन से हैं वो बताएंगे। गोल्ड का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कोर्स में आज पेपर में भी आया था, ब्रैडी गार्ग मेथड है, ब्रैडी गार्ग मेथड है, जिससे कि गोल्ड के सॉल्व को बनाया गया था। तो यहाँ पर इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। जब तुम नोट कर लोगे तो यस बोल देना, तो मैं मिटाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स, हर लाइन को नोट कर लो। कोई भी चीज क्वेश्चन पेपर में जब आती है तो कोई भी लाइन देके वो पेपर में पूछ लेता क्वेश्चन। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ ये नोट्स में होना चाहिए। एक्सट्रिंसिक का वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और तुम्हें समझ में आएगी कौन से एग्जांपल्स हैं, इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, और नहीं तो ये अनस्टेबल हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाएगी, और इनके प्रेपरेशन के लिए स्पेशल मेथड क्यों चाहिए, क्योंकि ये इतने स्टेबल नहीं है। ये सारी बातें नोट कर लो और बता देना मुझे कि मैं मिटा दूं तो मैं मिटा दूंगा। नोट हो गया, बोलो। सहमा तुमने नोट कर लिया? मिटा दूं? यस सर। अक्षय, अच्छा ठीक है, अक्षय ने नोट कर लिया, सब हो गया। अब देखो, और उसके टाइप के कोलाइड्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन चल रही है, क्वेश्चन आते जाते हैं पेपर में। अब पहली क्लासिफिकेशन में फिजिकल स्टेट दिखाई थी किसकी, डिस्पर्स्ड फेज की, डिस्पर्शन मीडियम की। तो 8 टाइप के कोलाइड बने। यहाँ पर इंटरेक्शन दिखाई, सॉल्वेंट लविंग या सॉल्वेंट हेटिंग, 2 टाइप के कोलाइड्स बने। स्टार्च, गम, ये जेलेटिन वाले सब किस कैटेगरी में आए, लायोफिलिक में। गोल्ड के सॉल, सिल्वर के सॉल, ये सब किस में आए, लायोफोबिक में। ये सॉल्वेंट को लाइक नहीं करते। अब एक और कैटेगरी हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ और कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। देखो, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स की नेचर के ऊपर से भी एक क्लासिफिकेशन बनेगी।
ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, एक एक नंबर के होते हैं। जैसे अब पूछेगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कह दिया मैंने। अब देखो जब मैं कोई वर्ड लिखता हूं पहले उसका ही मतलब समझ लें। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए स्टूडेंट्स, तो क्या बन गया, एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बन गया। देखो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब क्या है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं जो स्मॉल होते हैं साइज में। क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं स्टूडेंट साइज में, लेकिन वो एग्रीगेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एग्रीगेट बना देते हैं, दे फॉर्म एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट जब बनेंगे उससे क्या होगा, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, फॉर्मिंग बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, स्टूडेंट। तो एक मॉलिक्यूल नहीं है, 100 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए और उनका साइज किसके बराबर हो गया, कोलाइड पार्टिकल के बराबर। कोलाइड पार्टिकल का साइज कितना बताया था मैंने, बताओ कितना था कोलाइडल पार्टिकल का साइज, जल्दी बताओ, 30 सेकेंड। कौन बता रहा है आंसर, व्हाट इज द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। स्टूडेंट क्या होता है कोलाइडल पार्टिकल का साइज, हमने टेबल भी बनाई थी तुम्हारे सामने, 1 to 1000 nanometer। हाँ 1 to करेक्ट आंसर गिवन। अरे तुम्हारे अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, दिमाग बहुत तेज है, तो तुम्हें याद हो गया कि अगर ये मिलके, ये छोटे छोटे पार्टिकल थे, ऐसे बहुत सारे थे, कितने, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अरे हमें दिखते थोड़ी है, बहुत छोटे होते हैं। एक मोल में कह रहे हो कि एवोगाड्रो नंबर होते हैं, बहुत सारे। अब ये आपस में एग्रीगेट बना गए। एग्रीगेट का मतलब समझती हो तुम, इकट्ठे होने शुरू हो गए और ये ऐसे साइज के आ गए, ये इकट्ठे हो गए जिनका साइज क्या है, कोलाइडल पार्टिकल के बराबर। तो मल्टी का मतलब समझ में आ गया। तो याद थोड़ी करूंगा मैं, रट्टेबाजी नहीं करूंगा, मतलब समझ लूंगा, उसी की डेफिनेशन लिख दूंगा बस। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कैसे बने ये समझ आ गए तुम्हें, एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जैसे गोल्ड के सॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, गोल्ड का सॉल्व मैंने बताया, जब गोल्ड के सॉल्व बना था तो बताएंगे जब हम बनाएंगे मेथड में, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसके, और जब मैंने कंडेंस कर दिया पानी के अंदर, तो वो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, किसके बराबर, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। इसी तरह सल्फर के सॉल्ट होते हैं, सल्फर एसिड, ये सल्फर सॉल्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एग्जांपल है किसके, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो सल्फर एसिड का मतलब क्या होता है, बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड। मैंने एसिड लिख दिया, क्वेश्चन में आ गया था कि बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, 30 सेकंड का क्वेश्चन आपके लिए, बताओ कौन दे रहा आंसर। अरे सोचना है, दिमाग लगाना है हमारे साथ, साइंटिस्ट बनने जा रहे हो, बताओ व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इन दिस। सर पॉलीएटॉमिक एटॉमिसिटी कितनी है ये पूछ रहा हूँ सर, 8। हाँ तो फिर 8 है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, 8 है उसकी एटॉमिसिटी, 8 एटम्स का एक मॉलिक्यूल बना है सल्फर का। अब ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, और अगर ये आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये किस कैटेगरी में आए, इनका क्या नाम मैंने दिया, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इनको नोट कर लो। इनके अंदर जो फोर्स है स्टूडेंट वो कौन सी होगी, बताओ, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में जो फोर्स है वो किस टाइप की फोर्स है स्टूडेंट्स। ये जब पार्टिकल्स आ रहे हैं स्टूडेंट, वो आपस में किस फोर्स से जुड़ेंगे, कौन बताएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस आर देयर इन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। जब ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, इनमें कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स, बताओ। कोई ना कोई फोर्स तो होती है जो किसी को जोड़ेगी, हाँ कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसका नाम पूछ रहा हूँ ना मैं, नाम ही तो पूछ रहा हूँ,
बताओ कौन क्या नाम है उसका? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलना। मैंने क्वेश्चन उसने बोर्ड में ये पूछा कि व्हेन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हाट इज द फोर्सेस व्हिच आर होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। वो तो फोर्स तो है ही है, हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है इनके अंदर जो इनको इकट्ठा करके बैठा रखती है, कौन सी फोर्स है, किस फोर्स से ये मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, ये यही पूछ रहा हूं क्वेश्चन। क्या आंसर दिया? हर क्वेश्चन अच्छा है, हर क्वेश्चन आता है पेपर में, जो भी पूछता हूँ ये क्वेश्चन आंसर है। बात समझ में आएगी तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपने तो बताया कि इंटरेक्शन हो रही है तो मैं पूछ वैन डर वाल्स फोर्सेस। अरे सही आंसर है चांदनी का। बताओ चांदनी तू क्या टॉप कर रही है इस साल? इसका दिमाग तो तेज है। आप देखो मैंने कहा था जल्दबाजी नहीं, सोच लो सोच लो, सोचने के बाद आंसर मिलता है, दिमाग का इस्तेमाल करना। इतनी बड़ी मशीन तुम्हें मिली हुई है, उससे तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर दिमाग से ही आदमी एस्ट्रोनॉट बन गया और एस्ट्रोनॉट के बाद कहां से कहां पहुंच गया। अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं घर ही बैठे रह जाऊंगा। बात समझ में आई? सोचना है, सोचना है, सोचने से आंसर मिलते हैं स्टूडेंट्स। रट्टेबाजी तो छोड़ो, भूल जाओ, हमारे साथ रट्टेबाजी नहीं है। तो आपने बता दिया वैन डर वाल्स फोर्स होती है। स्टूडेंट सुना है इसके बारे में? बोलो 11th में पढ़ी थी वैन डर वाल्स फोर्सेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज करूंगा मैं। अब ये वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है स्टूडेंट, कौन कौन सी पढ़ी थी? लंदन डिस्पर्शन, डाइपोल, इस तरह की पढ़ी नहीं थी तुमने 11th क्लास के अंदर? पढ़ी थी। स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन सी फोर्सेस होती हैं? तो ये वीक होती हैं कि स्ट्रॉन्ग होती हैं? बताओ, वीक होती हैं या स्ट्रॉन्ग होती हैं? चलो ये भी बता दो, तुम ही बता दो। जब यहां तक पहुंच गए तो आगे भी तुम ही चलो। वीक होती हैं या स्ट्रॉन्ग होती हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस? जल्दी बताओ, कौन बता रहा आंसर? वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं या वीक होती हैं स्टूडेंट? कोई सर मुश्किल वीक क्वेश्चन होती है? है, वी है वीक होती है। वीक होती है। कोई चार्ज वार्ज इतना तो है नहीं इसके अंदर, कोई आयंस तो है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, न्यूक्लियर फोर्स उससे भी स्ट्रॉन्ग होती है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे मैं अर्थ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? यस और नो? ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो अर्थ घूम रही है सन के अराउंड। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है स्टूडेंट, जब जब चार्ज होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो उसका मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। कूलम्स लॉ ऑफ पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में तुमने, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तुमने पढ़ा। और जो एक न्यूक्लियर फोर्स होती है स्टूडेंट, वो और भी बहुत हाई होती है। कितनी हाई होती है? एटम बम का नाम सुना ही है तुमने, तो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखती है। तो ये फोर्स बहुत वीक है। तो ये सारे पार्टिकल वीक फोर्स से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत यूज करने वाला। वैन डर वाल्स फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? क्वेश्चन ये आ गया, किसकी वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा किसकी कम? बताओ कौन बताएगा? किसकी ज्यादा किसकी कम स्टूडेंट्स? वैन डर वाल्स फोर्स किसकी ज्यादा किसकी कम? बताओ, लगाओ दिमाग। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। हाँ, मैंने कहा कि किसकी वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। वैन डर वाल्स फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है? कोई बता सकता है इसका आंसर? वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर स्टूडेंट्स? अरे मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसकी वैन डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा होती है। किसका? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट किसके? मॉलिक्यूलर मास से, हमेशा ही। क्यों? मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा? जब उसमें डाइपोल इंड्यूस होगी तो वो भी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा उसका वैन डर वाल्स फोर्स भी बड़ा होगा। बोलो मैंने सही बताया गलत बताया? वैन डर वाल्स फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं जिससे ये बना है। इसको नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। बोलो, तुम मुझे यस करोगे, इसको मिटा दूंगा।
तो तुम्हें समझ में आई क्या हमारी स्टोरी कि जो वैंडरवाल फोर्स है स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास बड़ा हो जाएगा उतनी वैंडरवाल फोर्स भी बड़ी हो जाएगी, उतनी अट्रैक्टिव फोर्स बड़ी हो जाएगी। ये क्या होगा? एटम ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। अरे यहाँ पर मॉलिक्यूल बन गया है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं और इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, डाइपोल बनती है वैंडरवाल फोर्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है प्लस वो वाले, तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। तो सिर्फ हमने कहा कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, किसी भी मॉलिक्यूल का बड़ा साइज है, बड़ा साइज है उसका, बड़ा मॉलिक्यूलर मास है, तो उसमें कितने हैं प्रोटॉन ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसलिए उसके अंदर जब वो डाइपोल इंड्यूस होती है वो ज्यादा पुल करती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे काफी, बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए और मेल्टिंग पॉइंट्स के काफी काम आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने यहाँ भी उसके ऊपर ज्यादा समय दिया। अब तुमने नोट कर लिया तो मैं मिटाऊं? इसमें कोई डाउट रह गया? हमें सारा कुछ पता लग गया इसके बारे में? हाँ सर मिटा दो। अच्छा वेरी गुड। अब ये भी पता लग गया इस पे क्वेश्चन क्या आने वाले हैं वो पता नहीं। अब नेक्स्ट पे आ रहा हूं, जो फिर मैंने लिखा था बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ दिस फर्स्ट फेज, सेम चीज। अब एक और है, इसको मैंने क्या बताया, मैक्रो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। स्टूडेंट्स लो पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं। मैक्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो चीज बहुत बड़ी है। एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो मॉलिक्यूल ही बड़ा है। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास केमिस्ट्री में जो बड़े हैं, बोलो हैं या नहीं है? अगर उनको हम डिसॉल्व करेंगे पानी में तो या कि सॉल्वेंट में तो क्या बनने वाला है? एक कोलाइड बनने वाला है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो कुछ एग्जांपल बताओ ऐसे मॉलिक्यूल्स के जो जिनका साइज बड़ा है। स्टूडेंट्स बताओ कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, किसको पता है? जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कुछ बता सकते हो तो बता दो। ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। जैसे कौन बताएगा? सर अमीनो एसिड नेचुरल में उनको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स को अमीनो एसिड को क्या बोलते प्रोटीन। हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटीन। हाँ चांदनी तुमने ठीक है। सर लिपिड्स। प्रोटीन क्या होते हैं? ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स का मिलकर प्रोटीन बनता, तो वो बड़ा मॉलिक्यूल है। बायो मॉलिक्यूल्स है ना ये सब, क्या मैंने बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। सेल्यूलोज दूसरा एग्जांपल। ने स्टार्च बोल दी, सेल्यूलोज बोल दी। सेल्यूलोज बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। स्टार्च में कितने सारे, बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, तुम्हें पता लगेगा जब पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो। क्या होता है स्टार्च में? बहुत सारे है ना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। वो कहते हैं ज्यादा स्टार्च मत खाओ, बहुत ग्लूकोज मिलेगा बॉडी में। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स। बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बायो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका साइज ही बड़ा होता है, साइज ही बड़ा होता है। सेल्यूलोज है, स्टार्च है। अब बताओ कि रबड़ भी जो होता है, और देखो सिंथेटिक में क्या होते हैं जो पॉलीमर्स तुम बनाते हो, ये जो पॉलीमर्स बनाते हो सिंथेटिक्स में, नायलॉन वगैरह जो है, ये नायलॉन वगैरह तुम बनाते हो। ये नायलॉन भी एक पॉलीमर है। इनका भी मॉलिक्यूलर मास काफी बड़ा होता है स्टूडेंट, बड़ा होता है। ये हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। नायलॉन है, रबड़ है। तो यहाँ पर ये पॉलीथीन तुमने बनाया था, ये इस टाइप के है ना, इनके मॉलिक्यूलर मास बड़े होते हैं, तो इनका मॉलिक्यूल बड़ा है। अब इसको जब तुमने सॉल्यूशन बनाया तो क्या होगा फिर? ये तो इनका जो साइज होगा वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे? इनको क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाएगा।
तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है स्टूडेंट्स? इनके अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं, बताओ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती है, वो कौन सी होती है? बड़े, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें भी ये वंडरवाल फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट। अब बताओ कि जो मैंने पहले बताया था मल्टी मॉलिक्यूलर, अब बता रहा हूं मैक्रो मॉलिक्यूलर, इसमें डिफरेंस उसने पूछा था पेपर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स? अब वंडरवाल फोर्स किस में ज्यादा होगी, इसमें या मल्टी मॉलिक्यूलर में? दोनों में से वंडरवाल फोर्स किस में ज्यादा होगी, इसका जवाब देंगे आप। सर क्या? मैंने मैक्रो मॉलिक्यूलर में क्वेश्चन ये आया कि वंडरवाल फोर्स किस में ज्यादा है, मैक्रो मॉलिक्यूलर में या मल्टी मॉलिक्यूलर में? ये क्वेश्चन आया पेपर में 1 नंबर का, बस सीधा। क्या जवाब लिखा आपने? चांदनी ने तो जवाब दे दिया, तुम बता दो किसी को क्या जवाब है। अक्षय बता देगा, आरोग्य बता देगा, अपना अपना जवाब बता दो। जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में सारे तो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। बताओ कि वंडरवाल फोर्स दोनों में है, इसमें ज्यादा है या मैक्रो मल्टी मॉलिक्यूलर में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है या मल्टी मॉलिक्यूलर में ज्यादा है? मैंने क्या बताया, वंडरवाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका है, इसका है या मल्टी मॉलिक्यूलर का? बताओ। इनके मॉलिक्यूलर मास कितने होते हैं? ज्यादा होते हैं। अभी सही लिखा तुमने कि बड़े मॉलिक्यूल है, जी बड़े मॉलिक्यूल है। जब इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी तो ज्यादा होगा। प्रोटीन के मॉलिक्यूलर मास कितने होते हैं? देखना जरा, एक बार पढ़ के देखना, सोल्यूशन के चैप्टर में निकाला था किसी प्रोटीन का, कितना लिखा हुआ था, कितने ग्राम पर मोल। तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। प्रोटीन की डेफिनेशन में ही उसने लिखा हाई मॉलिक्यूलर मास। बताओ मैंने सही बोला या गलत बोला? क्यों चांदनी? लिखा था ना उसने हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं किनके? प्रोटीन्स के। तो इनके मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इनके अंदर फिर वंडरवाल फोर्स ज्यादा होने वाली है किनसे? जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो इसलिए ये उनसे थोड़े से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स हमने तुम्हें दिए, एग्जाम में कई बार एग्जांपल पूछता है कि ये लो स्टार्स बताओ ये किस टाइप का कोलाइड है, इन तीनों में से मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर, और एक और हम अभी बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी टाइम कम रह गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड कोलाइड्स। जो लास्ट वाला इसका है वो है एसोसिएटेड कोलाइड, और उसके अंदर हमारे को बहुत स्टडी करना है, मतलब क्लींजिंग एक्शन, मीजल फॉर्मेशन और उसका मैकेनिज्म। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। तो अभी तक मैंने 2 बताए, और लायोफोबिक और लायोफिलिक बताए। जो क्वेश्चन ऐसे आए पेपर में, क्वेश्चन क्या आए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए तुम्हें। जैसे उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। अब क्वेश्चन 2 में पूछा विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, जैसे लायोफिलिक और लायोफिलिक में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फिर उसने क्वेश्चन में पूछा विच इज रिवर्सिबल, लायोफोबिक और लायोफिलिक। क्वेश्चन 4 में उसने पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम लेक्चर में दे चुके हैं आपको, और जैसे हमें समझ आ गई तो याद कर, रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है, समझ लिया तो अपना आंसर खुद बना के लिख दो बस। थोड़ा ही लिखना होता है पेपर में, ज्यादा नहीं लिखना, एक एक लाइन के आंसर होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत ज्यादा नीड नहीं है लिखने की। तो यहाँ पर फिर आज के लेक्चर हम अभी खत्म कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, उसे बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स और इनके क्लींजिंग एक्शन के बारे में, मीजल फॉर्मेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वो हम आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर कोई डाउट है अभी तक किसी को तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई जल्दी तो है नहीं, बोलो कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है स्टूडेंट्स को तो पूछो। ओके सर, नहीं है डाउट, थैंक यू। चलो ठीक है फिर, माय बेस्ट विशेस टू यू, हैव ए नाइस वीकेंड। और हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहा करो, और सब्सक्राइब करवाओ, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सब्सक्राइब करें, ताकि हम और बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं जो बच्चे नीट और जी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, इस टाइप की चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह ऐसी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बाकी फ्रेंड्स को भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें। तो क्योंकि हर लेक्चर और हर को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ, जो मटेरियल बहुत ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तब जाके हम उस मटेरियल को आपके सामने रखते हैं। जो क्वेश्चन आए होते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसा मटेरियल हमें लाना पड़ता है। तो ये बहुत हार्डवर्क का काम है जो मैं कर रहा हूँ। तो आप फिर हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा लव करता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यूएसए में कई साल पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं स्टूडेंट्स जो है उनको लाइक करता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ। मैं बहुत सारी 9th-10th की भी क्लासेस ले रहा हूँ, जैसे साइंस की, इस तरह से, इसीलिए कि मुझे स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, और ये जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना, इसको यूज करके आप अपना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लीजिए, और जो भी नीट और जी में जा रहे हैं उसको पास कर लीजिए। ओके देन, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।